हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद लेसन ख़त्म कर लिया था। तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर जो हमारी बुक में लेसन में दिए हुए हैं उसको थोड़ा हम इजी वे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं एंड क्या उसमें हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस का मीनिंग भी देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखने हैं, क्या उनमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमको मेंशन करने हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम लोग देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनके ऊपर हमें टिप्पणी लिखनी है। प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी का मतलब होता है कि हमें जो भी टॉपिक दिया गया होता है उस पर हमको एक शॉर्ट नोट लिखना होता है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 to 10 लाइन्स में मैक्सिमम हो जाना चाहिए। 10 लाइन्स में नहीं, 5 लाइन्स में भी होगा। मतलब उसका हमको कितना इंट्रोडक्शन पता है, आपको उसके बारे में कितना चीज़ें जो भी मेन बातें हैं वो पता है, वो आपको कवर करनी होती हैं। तो हम ज्यूसेppe मैत्सिनी से स्टार्ट करते हैं। जो ज्यूसेppe मैत्सिनी पे हमको टिप्पणी लिखनी है तो हम क्या इसमें लिख सकते हैं। मैं आपको जो ऑलरेडी लिखी हुई है इसको मैं आपको थोड़ा सा इजी वर्ड्स में भी समझाऊंगी, जो इसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे और क्या एक्चुअली हमको आंसर्स में एक्सप्लेन करना होता है। तो ज्यूसेppe मैत्सिनी इटली का क्रांतिकारी था जिसने सबसे पहले कार्नोबरी नामक गुप्त संगठन की सदस्यता ली थी। तो आपको मैंने बताया था कि इटली में काफ़ी सारे गुप्त संगठन थे, सीक्रेट सोसाइटीज़ थी जो कि इटली के एकीकरण के लिए और इटली के राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही थी। तो ज्यूसेppe मैत्सिनी ने कार्नोबरी नाम का एक गुप्त संगठन बनाया था, या वो पहले से था, उसका वो मेंबर बन गया था। इन्होंने अपने उदारवाद और राष्ट्रवाद के विचार का प्रसार किया। उदारवाद आपको पता है कि ऐसे विचार जो बहुत ज़्यादा पुरानी रूढ़िवादिता या पुराने विचारों को ज़्यादा नहीं मानते हैं, वो नए विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं। और राष्ट्रवाद जो भी राष्ट्र के से हमारा प्रेम होता है, राष्ट्रभक्ति, उस तरीके के विचारों को हम राष्ट्रवाद का विचार बोलते हैं। तो ये दो विचार उनके मेन विचार थे, इनके संगठन के, कार्बोनारी संगठन के। इनका विचार था कि राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है और इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता है। वो ये मानते थे कि राष्ट्र जो है उसी के अंदर मनुष्य लोग रहते हैं, इसलिए राष्ट्र का होना बहुत ज़रूरी है। और इटली पहले छोटे छोटे राज्यों में और प्रदेशों में बटा हुआ था, और इस तरीके से होने से किसी की भी देश की एकता पर खतरा होता है और लोगों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े या क्लैशेस होते हैं। इससे बेटर है कि हमको एक मजबूत राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहिए। तो इटली को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये दो विचार उनके थे कि राष्ट्र मानवों की प्राकृतिक इकाई है और इटली को भी एक राष्ट्र में होना चाहिए, छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में नहीं बटा हुआ होना चाहिए। इटली के एकीकरण में उनका देन विद्रोह की नहीं बल्कि उनके द्वारा संगठित इटली के निर्माण के विचार थे। मतलब कि उनका मेन जो मोटिव था वो विद्रोह करना नहीं था, मतलब झगड़े या अशांति फैलाना नहीं था देश में, बल्कि उनका विचार था, उनका जो उद्देश्य था कि हमको इटली को एकीकृत करना है, एक राष्ट्र में तब्दील करना है। उनके राष्ट्रवादी विचारों ने लोगों में उत्साह भर दिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख मैत्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का खतरनाक दुश्मन बताता था। तो ये उनके बारे में फेमस था, बिकॉज जो भी विद्रोही लोग होते हैं उनको सत्ता पक्ष के लोग अपना दुश्मन ही मानते हैं या उनका साथ नहीं देते, क्योंकि उन्हीं की लड़ाई उनके साथ होती है प्रेजेंट व्यवस्था के साथ में। तो ये इंट्रोडक्शन है ज्यूसेppe मैत्सिनी का। अब हम काउंट कैमिलो दे कावूर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कौन थे? काउंट कैमिलो दे कावूर विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रमुख मंत्री था। ये ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में विश्वास करने वाले थे, मतलब कि एक तरीके से राजतंत्र में विश्वास करते थे। इसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया। कावूर की चतुर कूटनीति का मतलब होता है जो भी उन्होंने रणनीतियाँ या स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी, उसके फलस्वरूप उत्तरी राज्यों पर अधिकार करके पीडमोंट का विस्तार हो पाया। पीडमोंट एक बहुत प्रमुख क्षेत्र था इटली का, जिसको
को विस्तार करने में कावूर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कावूर की सबसे बड़ी देन विक्टर इमैनुअल द्वितीय को भेजकर गैरीबाल्डी को रोकना था, ताकि वह रोम में फ्रांसीसी सैनिकों पर हमला ना करे, अन्यथा फ्रांसीसी पीडमोंट पर हमला कर देते। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। उसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को गैरीबाल्डी के पास भेजा। गैरीबाल्डी ने आशा के विपरीत जो राज्य जीते थे उनको सम्राट को सौंप दिए। इस प्रकार कावूर ने अपनी कूटनीति से इटली का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इटली का जो एकीकरण था उसमें कावूर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, ये हमको याद रखना है। और इनके बारे में दो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा याद रखनी है, इन्होंने पीडमोंट के विस्तार में अपना रणनीतियाँ बनाई और ये जनतंत्र में और क्रांति में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इनका विश्वास राजतंत्र में ही था। तीसरी हमको टिप्पणी लिखनी है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में। तो यूनान पहले एक देश था, अभी उसका नाम चेंज हो गया है। 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का भाग था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के पश्चात 1821 में यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष को पश्चिमी यूरोप के लोगों, कवियों और कलाकारों का समर्थन मिला, क्योंकि ये सभी प्राचीन संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो यूनान एक बहुत ही संस्कृति से समृद्ध देश है, जिसमें बहुत सारे कवि, कलाकार काफ़ी फेमस हैं। यूरोप के वहाँ का जो स्थापत्य है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, उनका एक अलग तरीका है बनाने का, वो काफ़ी फेमस है। तो वो लोगों ने इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई कि हमको अपना जो हमारा राष्ट्र है उस पर हमको गर्व करना सीखना चाहिए और हमको अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अपने प्राचीन संस्कृति को उन्होंने वापस से रिवाइव किया और उसमें को इस्तेमाल किया लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए। तो कवियों और कलाकारों ने इसमें बहुत मेहनत की थी। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया, क्योंकि तुर्की जो देश था वो ऑटोमन साम्राज्य उसी का पार्ट था और वो काफ़ी उसी कब्ज़े में लेता था बाकी राष्ट्रों को, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, ये लोगों ने अपना साम्राज्यवाद फैलाया था। उसी तरीके से फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? अभी जर्मनी, इटली, पोलैंड आदि स्वतंत्र राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, अतः वहाँ पर मध्य वर्ग ने बढ़ते असंतोष का लाभ उठाया। असंतोष मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही थी कि लोग खुश नहीं थे, विद्रोह हो रहा था, उस तरीके की चीज़ें। उन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। इसलिए जर्मनी क्षेत्र के कई राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना का प्रयत्न किया। फ्रैंकफर्ट संसद को केवल नैतिक शक्ति प्राप्त थी। नैतिक शक्ति मतलब लोग वहाँ पे सही को ही इम्पोर्टेंस देते थे और कि उनके पास अलग से पावर नहीं थी। सभी लोग सत्य और सही के साथ में ही थे, वही लोग इकट्ठे हुए थे फ्रैंकफर्ट संसद में। संसद द्वारा जर्मनी को एकता व संविधान प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। यह निर्णय लिया गया कि वंशानुगत साम्राज्य हो तथा प्रशा का राज इसका मुखिया हो। संसद पर मध्यम वर्गों का प्रभुत्व था और वे मजदूरों और कारीगरों की मांगों के विरुद्ध थे। इस प्रकार संसद ने अपना समर्थन भी खो दिया। तत्पश्चात सैनिक शक्ति का प्रयोग किया गया और फ्रैंकफर्ट संसद भंग कर दी गई। इसका मतलब फ्रैंकफर्ट संसद ज़्यादा दिन चली नहीं, बिकॉज उनके अंदर भी काफ़ी क्लैशेस से वो अपने समाज से नहीं जुड़ पाए और मज़दूरों और कारीगरों की मांग को उन्होंने नहीं माना, उनको साथ में नहीं लिया, तो उन्होंने समर्थन खो दिया और एंड में वो भंग हो गई। तुमको ये याद रखना चाहिए, फ्रैंकफर्ट संसद थी, ये जर्मनी में हुई थी। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों के समय महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का प्रश्न विवादास्पद था। मतलब कि कुछ लोग चाहते थे कि महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार या वोट देने का अधिकार या इलेक्शन में इवन खड़े होने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग नहीं थे, तो ये विवादास्पद था। परंतु इसके बावजूद महिलाओं ने राष्ट्रवादी संघर्षों में सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने संगठन स्थापित किए, महिलाओं ने अपने अखबार निकालने प्रारंभ किए और अपने लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की। महिलाओं ने राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनियों में भाग लिया, फिर भी उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया।
यहाँ तक कि सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा में भी महिलाओं को केवल प्रेक्षकों के रूप में दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया। मतलब जो फ्रैंकफर्ट संसद हुई थी सेंट पॉल चर्च में जर्मनी में, तो महिलाओं को भी कुछ उसमें पार्टिसिपेट करने का, अपने विचार रखने का उनको नहीं मौका दिया गया था, बल्कि उनको सिर्फ एक सेक्शन दे दिया था कि आप ऊपर जो जहाँ पे लोग देखते हैं संसद की कार्यवाही कैसे चल रही है, वहाँ पे खाली उनको खड़े होने का मौका दिया गया था, और वो भी उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो पार्टिसिपेट करने का मौका तो उनको इवन संसद में भी नहीं दिया गया था कि आप अपने विचार भी रख सको, बट उन्होंने अपने लेवल पे काफ़ी सारे कार्य राष्ट्रवादी संघर्षों में किए थे। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, तो इन कदमों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ उन्होंने किया था, फ्रांस का नया तिरंगा झंडा चुना, जिसने पहले की राजध्वज की जगह ले ली, और स्टेट जनरल का नाम बदल के उन्होंने नेशनल असेंबली रखा। राष्ट्र के नाम पर उन्होंने कई शपथें लीं और शहीदों का गुणगान किया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, भार नापने के लिए एक समान प्रणाली लागू की गई। और इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि एक ही करेंसी, दो करेंसी उन्होंने स्टार्ट की थी, ताकि राज्यों में दो ही मुद्राएं चलें और आप इजीली जो लोग थे वो व्यापार अपना कर पाएँ। मरियन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था। मरियन, उस समय राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। यह राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। अर्थात नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, क्योंकि राष्ट्र को हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए उनको एक ऐसा बनाया गया कि लोग उनको देख सकें, एक चित्र के रूप में या मूर्ति के रूप में, और उसके प्रति अपने भाव, राष्ट्रवादी भाव रख सके। इसीलिए उनको एक देविका या नारी का रूप दिया गया था। फ्रांस में इसे मॉरियन कहा गया और जर्मनी में इसे जर्मेनिया का नाम दिया गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके एक देश का चित्रण इस प्रकार किया जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो। इसका निम्नलिखित महत्व था। फ्रांस में मरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, जो भी कॉमन प्लेसेस है वहाँ पे, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे अपनापन महसूस कर सकें या तादात्म्य स्थापित कर सकें। मरियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का स्वरूप बन गई। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाइए, किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ था, क्या स्टेप्स हुए थे उसमें। 1848 के पश्चात यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और अलगाव होने लगा। मतलब कि राष्ट्रवाद से लोग उतना जुड़ाव नहीं फील कर रहे थे, और जनतंत्र की जगह भी राजशाही ने ये सब ज़्यादा चीज़ें उनको हटाने की वो लोग कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि जनतंत्र आए। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थीं। फ्रैंकफर्ट संसद को दबाने में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति के अंतर्गत डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ 3 युद्ध किए। इसके अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों को संसदीय या संसदीय साधनों द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता था। रक्त और लौह की नीति का मतलब है बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध किए थे, क्योंकि जब भी हम युद्ध करते हैं तो रक्त बहता ही है, और लौह नीति का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्टली चलना, लोहे की तरह मजबूत होकर कार्य करना। उसने 1864 में डेनमार्क और 1866 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया को जर्मन क्षेत्रों से निकाल दिया गया। तीसरा युद्ध फ्रांस के साथ 1870 में हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमको याद रखने किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए, तो नेपोलियन द्वारा किए गए मुख्य बदलाव थे। 1804 की नेपोलियन संहिता द्वारा जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। अब कानून के समक्ष सभी बराबर थे और उनकी संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया।
सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। भूदासत्व मतलब जो कि फ्री में लेबर्स काम करते हैं, किसानों को फ्री में खेतों में काम करने के लिए दास के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था और उनसे जागीरदारी शुल्क लिया जाता था। और जो भी दास होते हैं या दास प्रथा में जो भी काम करते हैं दूसरों के लिए, उनको कोई भी पैसा या कुछ भी चीज़ें नहीं दी जाती हैं। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। श्रेणी संघ मतलब कि जो भी कारीगर अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए जो भी संगठन बनाते हैं उन्हें श्रेणी संघ कहते हैं। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। उदारवादियों की इसको हम छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ चर्चा वाले प्रश्न हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने शेयर ऑलरेडी कर दिया है। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ही हमको इसमें कवर करना है। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी शेयर की हैं, जो प्रश्न अभी हमने डिस्कस किए हैं, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इनको शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए 1 या 2 बार या 3 बार जितना आपको लगे आप उतना सुन लें, देख लें, तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प होगी। और साथ ही आपको जो भी मुश्किल शब्द लगते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल लगते हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे।